मैं अशोक कुमार आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र के अध्याय सेकंड उपभोक्ता संतुलन पर, जिसके अंतर्गत अब तक हमने पहला जो विश्लेषण था, दृष्टिकोण था, गणनावाचक दृष्टिकोण, उस पर चर्चा की थी। गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमने देखा कि मुख्यतः मार्शल और पिगू आते हैं, जिनका मानना है कि उपयोगिता का मापन संभव है। इसके अंतर्गत हम इन्हीं अवधारणाओं पर हमने कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता पर चर्चा की थी, इसके संबंध को जाना था। उसके बाद हमने रासमान सीमांत उपयोगिता नियम पर भी चर्चा की और सम सीमांत उपयोगिता नियम पर भी चर्चा की। इन बिंदुओं पर वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको बड़ी बारीकी से समझना होगा। आज हम उपयोगिता के एक दूसरे दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे, वो है क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल एनालिसिस। क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत हमें ये समझ में आता है और इससे संबंधित जो मुख्यतः अर्थशास्त्री हैं हिक्स और एलन, इनका मानना है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्रम, इनका मानना था कि उपयोगिता का मापन संभव नहीं है। जैसा कि गणनावाचक दृष्टिकोण ये मानता है कि उपयोगिता का मापन संभव है, जैसे हम लंबाई को, वजन को मापते हैं, लेकिन क्रमवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत आने वाले अर्थशास्त्री हैं, उनका ये मानना था कि उपयोगिता का मापन संभव नहीं है। ये गलत अवधारणा है। केवल हम क्रम दे सकते हैं कि इस वस्तु से हमें अधिक उपयोगिता मिलती है, इससे कम मिलती है, इससे और भी कम मिलती है, लेकिन कितनी मिलती है इसका निर्धारण करना संभव नहीं है। इस क्रमवाचक दृष्टिकोण को हम अनअधिमान वक्र, जिसे तटस्थता वक्र, उदासीनता वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, उसके द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम अनअधिमान वक्र या तटस्थता वक्र के सामान्य परिचय पर भी चर्चा करेंगे और इस विश्लेषण को आपकी पुस्तक के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आज के इस बिंदु पर। सामान्य परिचय की बात करें तो अनअधिमान वक्र का सर्वप्रथम प्रयोग है एजवर्थ ने किया था, लेकिन इसके अतिरिक्त हम बात करें फिशर, पेरेटो और जॉनसन ने भी अनअधिमान वक्रों का प्रयोग किया था। परंतु विस्तृत रूप से अगर अनअधिमान वक्रों से उपभोक्ता की मांग की विश्लेषण की है, वो है जे.आर. हिक्स और जो एलन है उनके द्वारा की गई है। ये महत्वपूर्ण नाम है, इनका ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि तटस्थता वक्र से संबंधित कोई दो अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए, तो हिक्स और एलन का आपको नाम देना होगा। 1939 में हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में अनअधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की मांग की विस्तृत व्याख्या की है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह गणनावाचक न होकर क्रमवाचक अवधारणा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये क्रम पर आधारित है, जबकि गणनावाचक जो अर्थशास्त्री हैं उनका मानना था कि उपयोगिता का मापन संभव है। अब इसको अगर आपकी जो पुस्तक है उसके अंतर्गत भी देखें तो आपकी ये पेज संख्या 16 पर दिया हुआ है। इन अर्थशास्त्रियों का भी इसके अंतर्गत नाम दिया हुआ है, जो आप इसके अंतर्गत पढ़ सकते हो, जिनमें एलन आपके और हिक्स, इनका नाम दिया हुआ है। इनको आप लिख सकते हो जैसा यहाँ आप देख पा रहे हैं। और इनका ये भी मानना था कि इसका उपयोगिता का मापन संभव नहीं था, क्योंकि जो उपयोगिता है वो विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न होती है। ऐसा नहीं कोई एक ही वस्तु सभी व्यक्तियों को समान संतुष्टि देती है, ऐसा नहीं होता है। और ऐसा भी कई बार हो जाता है कि अलग अलग समय में एक ही वस्तु अलग अलग संतुष्टि या उपयोगिता प्रदान करती है। इस प्रकार इनका इस आधार पर मानना था कि उपयोगिता का मापन संभव नहीं है। एक ये व्यक्तिगत विचार है, एक सब्जेक्टिव धारणा है, मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसलिए इसका मापन संभव नहीं होता है। केवल हम यही कह सकते हैं कि कोई ए वस्तु है, उससे ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, बी से कम मिल रही है और सी से और कम मिल रही है। जैसे हमने रसगुल्ला खाया या रोटी खाई, तो अब किसी को हम देखें कि रसगुल्ले से ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है, तो हम ये कहेंगे रसगुल्ले से रोटी की अपेक्षा ज़्यादा उपयोगिता या संतुष्टि मिल रही है, लेकिन कितनी मिल रही है इसके बारे में कहना संभव नहीं है। तो आपको ये इनके बारे में लिखना है। उसके बाद हम चलते हैं तटस्थता वक्र का अर्थ क्या है। तो तटस्थता वक्र का अगर परिभाषा को हम समझें तो दो वस्तुओं का ऐसा संयोग पथ जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसे सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। इसके जैसा कि परिभाषा से पता चल रहा है कि ऐसा कोई वक्र हम देखेंगे
जिस वक्र पर कोई भी बिंदु का अगर हम चुनाव करेंगे उस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। सबसे पहले तो इसकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अनअधिमान वक्र, जिसे तटस्थता वक्र या उदासीनता वक्र भी कहते हैं, उसकी परिभाषा बताइए आप। तो परिभाषा आपको लिखनी है। और ये जैसा कि आपसे यहाँ से भी ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या आपको ध्यान में रखना है कि इस वक्र पर क्या संतुष्टि अलग अलग मिलती है या समान मिलती है। तो हम देखेंगे कि इस वक्र पर किसी भी बिंदु का अगर हम चुनाव करें और उस बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलेगी। क्यों मिलेगी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ध्यान में रखें कि इस वक्र पर मिलने वाली जो संतुष्टि है वो समान मिलेगी। और ये वक्र की आकृति किस प्रकार से होती है उसको भी समझेंगे। तो आपकी इस पुस्तक के अंतर्गत अगर इसको देखें हम, तो तटस्थता वक्र का अर्थ यहाँ दे रखा है। तो आप क्रमवाचक विश्लेषण पर जो है वो तटस्थता वक्र आधारित है। और इस तटस्थता वक्र को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बतलाता है जहां उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो हम यूँ देखें कि सीधा सा संबंध ये हुआ कि दो वस्तुओं का ऐसा वक्र होता है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अब इससे संबंधित कुछ असम्पशन भी है, मान्यताएं हैं भी है। उन मान्यताओं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस मान्यताओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करें तटस्थता वक्र कैसे बनता है, उसकी आकृति को देखें। तो आपकी तक है उसमें ये पेज संख्या 16 दे रखी है, उस पर एक टेबल दे रखी है जिसमें संयोग दे रखे हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तटस्थता वक्र को परिभाषित कीजिए, तो तटस्थता वक्र को परिभाषा देनी है और उसकी ये टेबल भी आपको बनानी है। तो यहाँ टेबल में देखें कि संयोग दे रखे हैं, और कितने संयोग दे रखे हैं, 6 संयोग दे रखे हैं। और यहाँ दो वस्तुएं दे रखी हैं, एक्स और वाई। और यहाँ संतुष्टि का लेवल भी दे रखा है जो कि अक्स ये है, जो भी अब इसको हम और भी सिंबल से हम दर्शा सकते हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम समान मिल रही है। अब यहाँ आप देख रहे हो कि अक्स वस्तु की उपभोक्ता 1 से 2 इकाई कर रहा है, 2 से 3 इकाई कर रहा है, 3 से 4 इकाई कर रहा है, 5 6 है। पहले संयोग की बात करें जहाँ अक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 25 इकाई का उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है, और यहाँ ये स्मॉल अक्स के समान उसको संतुष्टि मिल रही है। लेकिन दूसरे संयोग की हम यहाँ बात करें तो उपभोक्ता अक्स वस्तु की 1 इकाई में वृद्धि कर रहा है, और यहाँ जो वाई वस्तु की 25 से 20 इकाई हो जाती है। अर्थात अक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि करने के लिए उपभोक्ता ने यहाँ 5 इकाइयों का त्याग किया है। यहाँ भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिल रही है। ठीक उसी प्रकार अगर तीसरे संयोग की बात करें तो और 1 इकाई की वृद्धि की है, तो यहाँ जो वाई वस्तु है उसकी इकाइयाँ 20 से घटकर 16 हो गई। यहाँ तात्पर्य ये रहा कि 4 इकाइयों का यहाँ उपभोक्ता ने त्याग किया है, फिर भी उपभोक्ता को स्मॉल अक्स के बराबर समान संतुष्टि मिल रही है। अगले और संयोग की बात करें तो चौथा संयोग है जहाँ उपभोक्ता अक्स वस्तु की 4 इकाई और यहाँ वाई वस्तु की 3 इकाइयों का क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले 5 का त्याग किया, फिर 4 का, फिर वो 3 का, फिर देख रहे हैं 13 से 11 हुआ 2 का, फिर ये 1 का। लेकिन यहाँ अक्स की समान इकाइयों में वृद्धि हो रही है। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है, जो उदासीनता वक्र तटस्थता वक्र बना रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे कि 2 वस्तुओं का संयोग रहेगा, 2 वस्तुएं होनी आवश्यक है, एक्स वस्तु की 1, यहाँ वाई। तो पहले जब ये देख रहा था कि अक्स की 1 इकाई के लिए उसने 5 का त्याग किया, अगली 1 इकाई के लिए उसने 4 को छोड़ा, वाई की 4 इकाई को छोड़ा, फिर 3 इकाई को छोड़ा, फिर 2 इकाई को छोड़ा, फिर 1। यही कारण है कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अर्थात हम यूँ देखें कि मैं एक और इसको इस प्रकार से समझाने का प्रयास करूं कि मान लें कि ये शर्ट है और ये पैंट है, वाई को पैंट मान लें। तो यहाँ पहले देखें कि उसके पास शर्ट की 1 इकाई और पैंट की 25 इकाइयाँ हैं। अब उपभोक्ता क्या करता है कि एक शर्ट को 25 पैंटों पर बदल बदल कर पहनता है। अब वो क्या करेगा कि एक शर्ट प्राप्त करने के लिए वो वाई की ज़्यादा से ज़्यादा यानी पैंट की ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ त्याग करने को तैयार होता है। यहाँ हम देखें वो 5 इकाई का त्याग कर देता है और यहाँ भी उसको उतनी ही संतुष्टि मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से एक शर्ट के लिए 5 इकाइयाँ वाई की त्यागने के लिए तैयार था।
अब उसके पास दूसरे संयोग पर देखें तो 2 शर्ट और 20 पैंट हो गई। अब थोड़ा और अच्छा हुआ, 2 शर्ट हो गए। अब वो क्या करेगा, एक और शर्ट के लिए पहले की अपेक्षा कम पैंट देगा, क्योंकि अब वो अच्छी स्थिति में हो गया है, या उसकी संतुष्टि लेवल तो वैसा का वैसा है, लेकिन अब 2 शर्ट को उसको 20 पैंटों पर बदल कर पहन सकता है। ठीक है, अब उतनी संतुष्टि के लिए वो क्या करेगा कि पहले की अपेक्षा कम इकाई ही पैंट की त्यागेगा, यानी हम देख रहे हैं 4 इकाई पैंट की ही त्यागेगा। और जब वो 1 इकाई के लिए शर्ट की 4 पैंटों का त्याग कर रहा है तो भी उसका संतुष्टि लेवल वहीं रहता है। इसी प्रकार एक शर्ट के लिए फिर वो 3 का ही त्याग करेगा, ज़्यादा का त्याग नहीं करेगा। क्योंकि ज़्यादा का त्याग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फिर वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जैसे यहाँ बढ़ती हुई इधर पहले 5 का त्याग किया, फिर 6 का, फिर 7 पैंटों का त्याग कर दिया, फिर 8 का, फिर 10 का, तो उल्टी स्थिति ये हो जाएगी कि पैंट कम पड़ जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है कि वो इस प्रकार से वस्तुओं के संयोग निर्धारित करेगा कि उसे उतनी ही संतुष्टि प्राप्त होगी। इसलिए उससे बनने वाला जो तटस्थ वक्र है उस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। और यहाँ बच्चों ध्यान में रखने की महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक इकाई में एक के बाद एक वृद्धि कर रहे हैं, तो दूसरी इकाई में हम जो कमी कर रहे हैं वो घटती दर से कर रहे हैं, जिसके कारण उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हुआ कि x की 1 इकाई को बढ़ाने के लिए y की जो 5 इकाई का त्याग किया है, वहाँ जो बराबर संतुष्टि है, यानी 1 से जो वृद्धि हुई उतनी ही कमी किससे हो गई, जैसे x की 1 इकाई बढ़ाई तो उसकी संतुष्टि में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसका मतलब संतुष्टि लेवल बढ़ गया। लेकिन इसने क्या किया कि जो y इकाई है उसकी कितनी इकाई का त्याग कर दिया, 5 का। तो 5 इकाई का त्याग करने पर उतनी ही कमी हुई है संतुष्टि में जितनी x की इकाई में वृद्धि हुई है। तो इसलिए दूसरे संयोग पर भी संतुष्टि उतनी मिल रही है। इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरे संयोग पर x की 1 इकाई बढ़ाने पर y की 4 इकाई त्याग कर रहा है, तो दोनों की संतुष्टि लेवल क्या होगा, बराबर, कि 1 इकाई में वृद्धि करने पर संतुष्टि जितनी बढ़ी है उतनी ही घट गई जब 4 इकाई संतुष्टि, जब 4 इकाई जो y की त्याग की है। तो इस प्रकार आपको ये टेबल बनानी है और इसी टेबल के माध्यम से आपको एक डायग्राम का निर्धारण करना है। जैसा कि आप अपनी पुस्तक के अंतर्गत देख रहे हो कि यहाँ x वस्तु लिए और यहाँ y वस्तु लिए, x की 1 इकाई और y की यहाँ 25 इकाई, फिर x की 2 इकाई और यहाँ y की 20 इकाई, फिर ये 3 इकाई और यहाँ 16 इकाई। इस प्रकार ये डॉट डॉट लिए और इनको मिलाने पर आपको इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थ वक्र जिसे उदासीनता वक्र या अनधिमान वक्र भी कहते हैं, उसका निर्धारण हुआ है। आगे हम इसकी विशेषताओं पर भी चर्चा करेंगे कि इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप का है। कैसा स्लोप है इसका, ऋणात्मक ढाल है। और ऋणात्मक ढाल का पता कैसे चल रहा है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहा है तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या हो रही है, कमी। जैसे x की 1 है और y की कितनी थी, 25 थी, x की 1 बढ़ाई लेकिन y की कितनी हो गई, 20 हो गई, अर्थात कितनी कमी की है, 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा है, ऋणात्मक है। और ये मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर है, कॉन्वेक्स है, उन्तोदर है, जिसकी हम इसकी विशेषताओं के अंतर्गत चर्चा करेंगे। उन्तोदर इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि x की 1 के बाद 1 इकाइयों में वृद्धि कर रहा है तो y की जो मात्रा में कमी कर रहा है वो घटती हुई दर से हो रही है। और इसी घटती हुई दर के कारण ये तटस्थ वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है। अगर यही दर नतोदर होती, मूल बिंदु के प्रति नतोदर होने की स्थिति कब होगी, जब x वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करेगा तो y वस्तु की मात्रा में अगर बढ़ती हुई दर से होती, 5 का होता, 6 का होता, फिर 7 का त्याग करता, तब ये वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदर बन जाता, कॉनकेव बन जाता, इस प्रकार से, जिसकी चर्चा हम इसकी विशेषताओं पर करेंगे। फिलहाल आप देखिए कि ये डायग्राम किस प्रकार से बना है। ये तालिका बड़ी सरल सी है, यहाँ आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा मैंने और भी टेबल बनाई है, और भी संयोग बनाए हैं, उसको हम देखते हैं। जैसा कि आप इसके अंतर्गत देख पा रहे हैं, मैंने 3 और बनाई है, ये 1 टेबल 2 3। या तो इस प्रकार से आप बना सकते हो, यहाँ भी देख रहे हो कि x की 1 इकाई, y की 20 इकाई, यहाँ x की 1 इकाई में वृद्धि की, यहाँ y में
5 इकाई का त्यागा, फिर 4 का किया, फिर यहाँ आप देख रहे हो 3 का, फिर 2 का। तो यहाँ भी अगर इससे भी बनने वाला जो वक्र है, जो इंडिफरेंस कर्व है, वहाँ भी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। इस प्रकार दूसरी टेबल देख रहे हो यहाँ, इससे भी अगर हम वक्र बनाएंगे तो उससे भी संतुष्टि समान मिलेगी। तीसरे अगर टेबल है उससे भी अगर हम बनाएंगे, जैसे यहाँ 3 इकाई अक्ष की है, y की 25 है, अक्ष की 1 इकाई में वृद्धि की, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 इकाई का त्याग किया, फिर 4 क्या किया। तो कहने का मतलब ये, चाहिए टेबल ये बनाए, चाहिए ये बनाए, चाहिए ये बनाए, लेकिन आप देखोगे इससे जो संतुष्टि मिलेगी वो समान मिलेगी। लेकिन आप देखना कि इस ए संयोग पर जो संतुष्टि मिल रही है इस एक टेबल में, उस 2 टेबल में इस संयोग से पर संतुष्टि समान नहीं होगी। थोड़ा समझने का प्रयास करना कि इस टेबल के माध्यम से हम वक्र बनाएंगे कोई, जिसको हम कहेंगे IC1 वक्र, और इस टेबल से बनाएंगे उसको कहेंगे IC2 वक्र, इंडिफरेंस 2 वक्र। ठीक है, तटस्थता वक्र नंबर 2। अब इस तटस्थता नंबर वक्र 2 पर अगर हम देखें और 1 पर देखें, तो ए संयोग पर यहाँ अक्ष वस्तु की 1 इकाई और y वस्तु की 20 इकाई है, और इसी ए संयोग की अगर हम बात करें इस पर, तो इस पर अक्ष की 2 इकाई और इसकी 24 इकाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस IC1 वक्र और IC2 वक्र पर संतुष्टि समान नहीं मिलेगी। इस पर अगर वक्र का निर्माण करेंगे तो हम ऐसा होगा, ये इंडिफरेंस कर्व ये होगा पहले वाले का, और ये दूसरे वाले का होगा, और ये तीसरे वाले का होगा, जिसकी विशेषताओं में चर्चा करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जो IC2 वक्र है वो IC1 से ऊपर स्थित है। इसका मतलब इस पर संतुष्टि मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, किसकी अपेक्षा? IC1 की अपेक्षा। क्योंकि हम देख रहे हैं जब ए संयोग की बात करें तो इस पर अक्ष की 1 है और y की 20 है, जबकि इस पर देखें तो इस पर अक्ष की 2 इकाई और 24 इकाई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि तालिका 2 में ए संयोग पर दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा मिल रही है। अक्ष की मात्रा भी 1 की अपेक्षा 2 मिल रही है, और y की भी 20 की अपेक्षा 24 मिल रही है, दोनों ज़्यादा मिल रही है। इसका मतलब इस पर संतुष्टि ज़्यादा मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि उसी वक्र पर हम बात करें तो संतुष्टि समान मिलेगी। अगर IC1 के किसी बिंदु पर हम बात करें तो उस पर संतुष्टि समान मिलेगी, IC2 पर बात करें तो इसके भी सभी बिंदुओं पर समान मिलेगी। कितनी मिलेगी वो नहीं कह सकते, और IC3 पर बात करें तो भी इस पर समान मिलेगी। लेकिन इनकी आपस में तुलना करें कि IC1 की अपेक्षा इस IC2 पर ज़्यादा मिलेगी, और IC2 की अपेक्षा IC3 पर ज़्यादा मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होगा वहां दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चों आपको सिर्फ एक टेबल बनानी है एग्जाम में, ये बना लेना, सरल सी है। समान दर से वृद्धि हो रही है और इसमें घटती हुई दर से, जैसे पहले 5 का कर दिया, फिर 4 का, फिर 3 का, 2 का, और इसी के माध्यम से आपको यहाँ इस वक्र का निर्माण करना है। बड़ा सरल सा है। नीचे अक्ष पर हमने अक्ष वस्तु ले ली और लंबवत अक्ष पर हमने y वस्तु ले ली है। बड़ा सरल सा है। इसकी परिभाषा देनी है आपको, इसकी टेबल बनानी है। ये दोनों तीनों तालिका बनाने की आवश्यकता नहीं, एक बनानी है। ये तो आपको समझाने के लिए किया गया है। और अनअधिमान मानचित्र है, इन डिफरेंस मैप दिया हुआ है। क्या होता है जब एक ही रेखा चित्र पर एक से ज़्यादा तटस्थ वक्र बनाए जाते हैं उसे अनअधिमान मानचित्र कहा जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो 5 अनअधिमान मानचित्र है, और आप आगे हम बात करें जैसे जितना ऊंचा अनअधिमान वक्र होगा, तटस्थ वक्र होगा, उस पर संतुष्टि सबसे ज़्यादा मिलेगी। आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि सबसे ज़्यादा संतुष्टि कौन से इंडिफरेंस कर्व पर मिलेगी और सबसे कम कौन से पर मिलेगी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स पर दोगे कि सबसे ज़्यादा संतुष्टि कौन से तटस्थ वक्र पर मिलेगी और सबसे कम कौन से पर मिलेगी। तो आपको ये नंबर लिखकर आपको जवाब देना है। जैसा कि आपकी इस पुस्तक में देखें तो ये तटस्थ मानचित्र दिया हुआ है। ठीक है, ये तटस्थ मानचित्र आपको दिया हुआ है, इसको आप ये समझ लेना। और जो मैंने अभी बताया वही तटस्थ मानचित्र है कि एक ही रेखा चित्र पर डायग्राम में एक से अधिक अगर इंडिफरेंस कर्व हो उसको तटस्थ मानचित्र कहते हैं। और इसके बाद आपको ये हम बात करें, इसके बाद इसकी असम्पशन को आप मान्यता दी गई है कि उपभोक्ता कैसा है, विवेकशील है, रेशनल है, जिसकी हमने पूर्व की वीडियो में चर्चा की है। उपभोक्ता विवेकशील वो होगा
जिसको अपनी आय और कीमतों की जानकारी हो और अपनी उपयोगिता को वो अधिकतम करता है। और ये उपयोगिता क्रमवाचक पर आधारित है। क्रमवाचक की भी हमने बात की कि केवल क्रम प्रदान किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता है, और पसंद संगति युक्त है। पसंद संगति युक्त का मतलब है अगर एक से मिलने वाली संतुष्टि है वो बी से ज़्यादा है, इससे संतुष्टि मिल रही है ज़्यादा ए से, किसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा, और बी से संतुष्टि मिल रही है ज़्यादा सी की अपेक्षा। ठीक है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से हम कहेंगे कि सी की अपेक्षा ए से ही अधिक संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बी से ज़्यादा मिल रही है ए पर और सी से ज़्यादा मिल रही है बी पर। तो इसका मतलब क्या होगा, सी से भी ज़्यादा किससे मिलेगी, ए से संतुष्टि मिलेगी। तो ये है संगति युक्त है। और कुल उपयोगिता विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न की गई मात्राओं पर निर्भर करती है। और तटस्थता वक्र विश्लेषण प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई माना जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा घटती हुई क्या है, क्योंकि अक्स की हमने देखा कि उत्तरोत्तर एक के बाद एक वृद्धि कर रहे हैं, और वाई में क्या कर रहे हैं, पहले 5 का त्याग किया, फिर 4 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया। तो ये दर कैसी है, घटती हुई है, और इसी दर को कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, जिसके आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जानिए कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या है, कि अक्स की जो एक इकाई बढ़ाने के लिए वाई की कितनी मात्रा का त्याग किया, पहले 5 का किया, फिर 4 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया, जैसा कि आप टेबल में देखी थी हमने बात। तो ये जो दर है वही क्या है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और कैसी थी, ये घटती थी, और इसी के आधार पर ये मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखना। उत्तल, आपने उत्तल और अवतल लेंस के बारे में बात की थी, उत्तल होता है, ये उन्तोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो इसकी भी हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इसकी असम्पशन और इसकी जो हमने इसका डायग्राम है, इसकी परिभाषा है, और ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर आधारित है, इसको भी हमने देखा है। तो आप इन बिंदुओं पे देखना है, एक दो बार वीडियो समझना है, नोट्स बनाएं। हिस और एलन को भी आपको ध्यान में रखना है, और ये टेबल बनानी है, इसकी रेखा चित्र और अनअधिमान मानचित्र किसे कहते हैं, और आपकी पुस्तक में ये पेज संख्या 16 और 17 में दिए हुए हैं। आगे हम बात करेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसे कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल टेबल को आप समझ में आने चाहिए। टेबल में हमने देखा कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, तो दूसरी की में हम घटती हुई दर से क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, इसलिए उसमें संतुष्टि क्या मिलती है, समान मिलती है। ठीक है, तो आपसे ये इंडिफरेंस कर्व की परिभाषा पूछी जा सकती है, क्योंकि इस पर सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।